6 दिन बीत चुके थे और ये नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप यात्रा का 7वां दिन था। बारिश, धुंध और ठंडी हवाओं के बीच इंतजार था तो बस एक झलक का, जिसके लिए हम इतनी दूर तक आए थे। सुनंदा देवी की वो एक झलक जिसके लिए ये पूरी यात्रा तय की थी, पर अभी तक कुछ दिख नहीं पाया था। कभी मौसम ने साथ नहीं दिया तो कभी बादलों ने आसमान ही छीन लिया। दाजू ने भी साफ कह दिया, मॉनसून में चमत्कार की कोई उम्मीद मत रखना। लेकिन शायद अपनी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तारीख थी 11 जुलाई और सुबह छाने के बाहर से दाजू की तेज आवाज आती है, जल्दी बाहर आओ, देखो क्या दिख रहा है। मैं नींद में था, लेकिन जैसे ही बाहर निकला और जो नज़ारा मेरी आंखों ने देखा, बाहर उठती आंखें जो नज़ारा देख रही हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कल मौसम एकदम ख़राब था, परसों हम यहाँ आ गए थे। सोचा नहीं था शायद कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन जो दिख रहा है आंखों के सामने, शायद ये मोमेंट सबसे प्यारा हो सकता है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, ये एक सपना था जो अब हकीकत बन चुका था। अपने सामने उत्तराखंड की तीसरी और इंडिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी सुनंदा देवी का वो नज़ारा था जिसके बारे में सिर्फ सुना ही था। सच कहूँ तो आज तक मैं बहुत सारी जगहों पे गया, हिमालय की कुछ ऊंची चोटियों को अपनी आंखों के सामने देखा, पर इतनी ऊंची, इतनी जायंट पीक को अपनी आंखों के सामने पहली बार देखा था। मुझे यकीन नहीं था यहाँ पे आके सुनंदा देवी दिखाई भी देगी, लेकिन दिखी है और बहुत प्यारी दिखी है। कल पूरे दिन इंतज़ार किया पहाड़ के खुलने का, बादल हटने का, जो कि हटे नहीं, लेकिन फाइनली इस तरीके से हटेंगे मुझे ये पता नहीं था। सुनंदा देवी पीक को नंदा देवी ईस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये चोटी नंदा देवी मेन के ईस्ट में है और दोनों पहाड़ 2 किलोमीटर की एक रिज लाइन से कनेक्टेड है। अपने एक तरफ जहां सुनंदा देवी का अद्भुत नज़ारा था, वहीं दूसरी तरफ सफ़ेद चमकती नंदा कोट पीक दिखाई दी, जिसको देखते ही अपना प्लान पहले वहीं जाने का बना। मैप्स में देखा जाए तो यहाँ पर अपना छाना मौजूद था, जहाँ से एक तरफ पश्चिम में सुनंदा देवी मौजूद थी तो वहीं दक्षिण में नंदा कोट की झलक बहुत खूबसूरत थी। तो धीरे धीरे अपने ये कदम नंदा कोट के व्यू पॉइंट की तरफ चल पड़े। तो वहाँ जाने सामने, मतलब इसका व्यू पॉइंट देखने, और रास्ता ये देखिए जो सामने ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से पहले एक नदी पार करनी है छोटी सी, फिर इसको पार करके इसके टॉप होते हुए आगे तक जाएंगे। वहाँ से दिखेगी नंदा कोट और इस साइड छंगुच। यहाँ से ऐसा नज़ारा है कि बीच में कोई पहाड़ नहीं है, सीधे नंदा कोट। आज से 2-3 साल पहले मैंने नंदाकोट को पिंडारी ग्लेशियर से देखा था, जो देखा जाए तो बेस कैंप के दक्षिण में नंदाकोट के ठीक पीछे मौजूद है। यहाँ से पिंडारी ग्लेशियर ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत मुश्किल है, जिसकी बात आगे वीडियो में की जाएगी। यहाँ कहीं से आए, यहाँ से इस पूरे को ऊपर चढ़ने के बाद ये देखिए, ऐसा अनदेखा नज़ारा मैंने आज से पहले नहीं देखा था। ये पूरा आपको जो दिख रहा है ग्लेशियर जोन है पूरा। ऊपर से देखिए नंदाकोट और छांगुच की पहाड़ियों से ग्लेशियर खिसक के आ रहे हैं, और यहाँ देखिए खाई, ये नीचे खाई, यहाँ से गहरी खाई, पत्थर टूट रहे हैं यहाँ से। ये पूरा ग्लेशियर जोन है, नीचे बर्फ़ है और ऊपर पत्थर की लेयर है। तो यही होता है ग्लेशियर जोन, जिसको पार करना बहुत टफ रहता है, क्योंकि लगता है ऐसे है कि सॉलिड सरफेस है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो क्रेवास होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे इस पूरे बीच में। जैसे ही मैं ग्लेशियर के टॉप पे पहुंचा, नीचे का नज़ारा देखकर कुछ पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सांसें तेज चल रही थी और उन्हीं चढ़ती सांसों के बीच मेरी आंखों के सामने वो विशाल ग्लेशियर था जो मानो पहाड़ों की गोद से उतरकर नीचे आ गया हो।
कभी ये पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता, पर समय के साथ क्लाइमेट चेंज के असर से बर्फ पिघलती गई और अब यहाँ सिर्फ एक गहरी खाई बची है और कुछ ऐसी निशानियाँ जो गवाह देती हैं कि ये ग्लेशियर कभी कितना विशाल था। जिस स्थान पे मैं खड़ा था कभी यहाँ तक पूरा ग्लेशियर फैला हुआ था। आज यहाँ ग्लेशियर तो नहीं है, लेकिन उसकी निशानियों को अभी भी देखा जा सकता है। ये मोमेंट कोई ड्रीम जैसा था, पर असल में ये एक हकीकत थी जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। वक्त बीतेगा, उम्र ढलेगी, लेकिन ये पल, ये मोमेंट यादों का एक ऐसा खजाना बन जाएगा जिसे जब भी खोलूँगा शायद आंखें भर आएंगी। मुझे नहीं पता कब और कैसे, लेकिन पहाड़ों से एक ऐसा रिश्ता जुड़ गया है कि हर कदम मुझे इन्हीं की ओर खींच लाता है। पिछले आपने 5-6 दिनों की वीडियोस देखी होंगी, किस तरह का मौसम रहा, कैसे हम यहाँ पहुँचे, कुछ सारे लोग हमको मिले, लेकिन जो नज़ारा आज दिखा है इसकी उम्मीद तो मुझे सच में नहीं थी। और जब मैं घर से निकला था तो मेरा प्लान था ये बेस कैंप करने का, और एक और जगह पड़ती है सलांग जिसका रास्ता लोआ से कटता है, मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया होगा। तो इन दोनों जगहों में से कोई एक जगह करने का प्लान था, लेकिन अब लग रहा है कि यहाँ पे आके अपना डिसीजन वर्थ इट था भाई। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं, शायद कुछ ऐसा अनुभव आपको हो जाते हैं जो ज़िंदगी भर याद रहते हैं। और इतना मैं दावे से कह सकता हूँ, अभी तक मैंने जितनी यात्राएं की हैं, जितनी जगहों पे मैं गया हूँ, सबसे खूबसूरत, सबसे सुकून वाली यात्रा यही मुझे लगी। और अभी तक का सबसे ब्यूटीफुल ट्रैक भी मैं इसी को बोलूँगा, क्योंकि जो नज़ारे मैंने देखे हैं शायद ऐसे मैंने कहीं नहीं देखे थे। जीतू भाई और नितेश भाई के साथ, तो भाई लोगों का एक्सपीरियंस भी बढ़िया ही रहा होगा यार। तू मेरा हिस्सा करे। ये बीच में छोटा सा गधेरा पार करना है, फिर वहाँ पे इस वाले थप्पड़ पे, फिर उसके बाद वहाँ दूसरे छाने पे जाने, और देखते हैं शाम को बेस कैंप की तरफ जाएंगे कैसा मौसम रहते हैं। तो ये दिखाई दे रही है, देखें, नंदा देवी ईस्ट। अभी थोड़ा सा मौसम खुला, दिन में तक बंद थी, अभी थोड़ा क्लियर व्यू दिखाई दे रहा है। आने वाला कल कैसा होगा कुछ पता नहीं था, तो जो भी देखना था आज ही देखना था। छाने में वापस लौट के दिन का खाना खाया और कुछ देर के इंतजार के बाद बेस कैंप की तरफ चल दिए। नंदा देवी का वो नज़ारा तो सुबह ही देख लिया था, पर कुछ और भी था जो बाकी रह गया था। लॉन्गस्टफ कोल और ट्रेल्स पास दो ऐसे नाम थे जिन्हें देखने के लिए मैं उतना ही एक्साइटेड था जितना सुनंदा देवी के लिए था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब लैंडस्केप भी पूरा बदलने लगा और बुग्याल खत्म होकर बोल्डर जोन आना शुरू हुआ। चलते हुए एक नज़र बुग्यालों की ओर पड़ी तो देखा बुग्यालों में सैकड़ों की संख्या में जानवर दिखाई दिए जिन्होंने इस नो मैंस लैंड को जिंदा रखा हुआ था। दूर से देख के तो हिमालय बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन अभी जैसे मैं सुनंदा देवी के इतने पास आ रखा हूँ, भयंकर डर लग रहा है। मतलब इस जगह पे डर नहीं लग रहा, लेकिन खुद को वहाँ पे सोचना वो बहुत बड़ा डर का अनुभव है। अगर काश मैं आपको आवाज़ सुना पाता, ग्लेशियर टूटने की इतनी तगड़ी आवाज़ आ रही है सामने से, मतलब उस आवाज़ को सुन के कोई भी दहल जाए यार। पता नहीं कहाँ नीचे से आया हूँ, बहुत नीचे से, कहीं से उधर से, और यहाँ पे आके शायद से यही ट्रेल पास है। नीचे से ऊपर आ गया हूँ और इस साइड तो मैं बिल्कुल पैर नहीं रखने वाला। इस कोने पे देखिए, दिक्कत बताऊँ तो ये पूरा पहाड़ खिसक रहा है यहाँ से नीचे। अरे भाई, और सामने फाइनली ट्रेल्स पास। कब से देखने का मन था इसको, आज इसको देखा तो सुकून मिल गया। और मौसम खुला होता तो यहाँ लॉन्ग स्टफ दिखाई देता। वहाँ से देखने में आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन दूसरी साइड देखिए पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है। तो ऐसों में दिक्कत क्या होती है कि आप कोनों में जाते हो, लगते हैं कि हाँ एकदम सॉलिड सरफेस है, लेकिन एक्चुअल में नीचे खाली होता है, जिस कारण से नीचे धंस जाते हैं कई लोग। मेरे पीछे देखिए, बहुत बड़ी आपको एक ऊंची चोटी दिखाई दे रही होगी, ये है सुनंदा देवी पीक। देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है जो मेरे सर के ऊपर आसमान छूता हुआ दिखाई दे रहा है। शाम के 3 बजे छाने से चलते हुए 1 घंटे में हम उस जगह तक पहुंच गए जो ट्रेल्स पास, लॉन्गस्टफ कोल और सुनंदा देवी तीनों का व्यू पॉइंट था। एल्टीट्यूड लगभग 4650 मीटर की ऊंचाई का था, जो अभी तक की इस पूरी जर्नी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। सामने अपने ट्रेल्स पास का वो नज़ारा था जिसको आज पहली बार अपनी आंखों से देखा था।
ट्रेल्स पास पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की जोहार वैली को बागेश्वर जिले की पिंडर घाटी से जोड़ने वाला एक पास है जिसको पिंडारी कांठा नाम से भी जाना जाता है। इस पास की जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करूं तो ये पास सुनंदा देवी और नंदा कोट पीक के ठीक बीच में स्थित है। अप्रॉक्स 5400 मीटर की ऊंचाई के ट्रेल्स पास को पार करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बिना इक्विपमेंट्स और प्रॉपर नॉलेज के ये पास पार नहीं किया जा सकता। दूर से ही देखने पर बर्फ़ और पत्थर की बनी एक चट्टान दिखाई देती है, जिसको देखने भर से ही उसकी डिफ़िकल्टी का आइडिया लग जाते हैं। इस पास को पहली बार सन 1830 में सक्सेसफुली क्लाइम किया गया। कुमाऊं के पहले ब्रिटिश डिप्यूटी कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल और बागेश्वर जिले के सूपी गांव के रहने वाले मलक सिंह जी इस पास को पार करने वाले पहले 2 इंसान बने। जॉर्ज विलियम ट्रेल के नाम पे ही इस पास को आज ट्रेल्स पास नाम मिले है, पर बिना मलक सिंह जी की मदद के वो भी शायद पास तक कभी नहीं पहुंच पाते। 1830 के बाद इस पास को पार करने की कई कोशिशें की गई हैं और अभी तक लगभग 20 से ज़्यादा टीम्स इस पास को पार कर चुकी हैं। ये है ट्रेल पास सामने पे, और यहाँ से नीचे जो ये आपको नॉर्मल एरिया दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरा ग्लेशियर जोन है। इस जगह पे आके ट्रेल पास तो दिखाई दिया है, लेकिन उम्मीद थी लॉन्ग स्टफ के दिखने की जो कहीं इस साइड पे दिखाई देती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग स्टफ नहीं देख पाए। पर कोई ना, अब सीधा कभी इन फ्यूचर आके क्लाइम किया जाएगा इसको। यहाँ पहली बार आ रहे हो ना? हाँ, यहाँ पर पहली बार। भाई जी नीचे वहाँ तक तो आए थे जहाँ चरवाहों का छाने है, लेकिन आज इस जगह पे पहली बार आए हैं। 3-4 साल भाई को भी हो गए बुग्यालों में रहते रहते, और रहने वाले कोटा के हैं। अपनी साउथ डायरेक्शन में जहां एक तरफ ट्रेल्स पास था, वहीं वेस्ट में लगभग 5900 मीटर की ऊंचाई का एक ऐसा पास मौजूद था जिसके टॉप तक पहुंचना मेरे लिए सपने जैसे है। लॉन्ग स्टफ कोल। ये नंदा देवी ईस्ट की सदर्न रिज लाइन में सिचुएटेड एक पास या कोल है जो नंदा देवी सेंचुरी की रिम वॉल पे मौजूद है। यानी नंदा देवी ईस्ट कैंप से लॉन्ग स्टफ क्लाइम करके नंदा देवी इनर सेंचुरी का वो नज़ारा देखने को मिलता है जो आज तक कुछ गिने चुने लोगों ने देखा है। इस कोल तक पहुंचना ट्रेल्स पास से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लॉन्ग स्टफ कोल चढ़ना मतलब सुनंदा देवी पीक को हाफवे क्लाइम करना। लॉन्ग स्टफ कोल की स्टीप क्लाइंब, लूज रॉक्स, रॉकफॉल एंड एवलांच जैसी कंडीशंस इस कोल को एक्सट्रीम डिफिकल्ट बनाती हैं। ये कोल सुनंदा देवी और नंदा घाट पीक को कनेक्ट करने वाली एक रिज लाइन पे मौजूद है, जिसको सबसे पहले डॉक्टर टॉम लॉन्ग स्टफ ने 1905 में क्लाइम किया था। उनका ओरिजिनल प्लान इस कोल को क्लाइम करके नंदा देवी इनर सेंचुरी में एंटर करने का था, और उन्होंने लॉन्ग स्टफ कोल क्लाइम भी कर ली थी, पर उन्हें सेंचुरी में एंटर करने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। उन्हीं के नाम पर आज इस कोल को लॉन्ग स्टफ कोल के नाम से जाना जाते हैं। नंदा देवी इनर सेंचुरी की बात एक पुरानी वीडियो में भी की है, जिसमें सेंचुरी से जुड़ी कुछ डिटेल्स मैंने बताई हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर चाहो तो चेकआउट कर लीजिएगा। चाहे ट्रेल्स पास क्रॉस करके बागेश्वर पहुंचना हो, या लॉन्ग स्टफ कोल से नंदा देवी इनर सेंचुरी का व्यू देखना हो, या फिर सुनंदा देवी पर्वत को क्लाइम करना हो, सभी रूट्स इसी बेस कैंप से शुरू होते हैं। यही कारण है कि नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप ट्रैक मेरे दिल के सबसे करीब बसा हुआ है। तो आज का दिन इस पूरी जर्नी का सबसे मेमोरेबल दिन था, क्योंकि आज मैंने वो नज़ारा देखा था जो मेरी विश लिस्ट में न जाने कब से था। अब अगर यहाँ वापस आना हुआ तो इरादा तब दूर से देखने का नहीं, बल्कि नज़दीक से इन पहाड़ों को चढ़ने का होगा। तो आज के दिन कुछ शानदार नज़ारे पाने के बाद हम वापस छाने की ओर लौट गए, और छाने में पहुँचने के बाद सुनंदा देवी की एक आखिरी झलक दिखाई दी। तो कुछ इस तरह यात्रा का 7वां दिन बेस कैंप से नज़ारे देखते हुए खत्म हुआ। एक नई सुबह के साथ अपनी वापसी की यात्रा फिर से शुरू होने जा रही थी, क्योंकि अब वक्त हो चला था इस स्थान को अलविदा कहने का। आज इस जर्नी का 8वां दिन था, और सुबह दाजू लोगों से विदा ली, जिन्होंने इतने दिन तक हमको अपने अड्डे में शरण दी। अगर इस स्थान पर ये चरवाहे मौजूद नहीं होते तो पिछले 2 दिन शायद ऐसे नहीं गुजरते। तो अभी मैं एक कुंड के किनारे बैठा हुआ हूँ। बेस कैंप से पहले पड़ता है कुंड, जाते टाइम भी दिखाया होगा आपको, सेम यही लोकेशन।
तो यहाँ पे आपको पीछे जो कुंड दिखाई दे रहे हैं, दादा लोग बता रहे थे कि पहले इस पूरे एरिया में ग्लेशियर हुआ करता था, फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलते रहे और अब देखिए दोनों साइड आपको ऊंची ऊंची ऐसे खाइयाँ दिखाई देंगी जो ग्लेशियर के पिघलने से बनी हैं। धीरे धीरे अब देखिए इंसानी बस्ती के करीब पहुंचते हुए कुछ भेड़ बकरियां दिखी और साथ में एक दादा इनके। तो अभी दादा इनको चुगाने के लिए लेके जा रहे हैं, यानी चराने के लिए। अभी ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था और एक ऐसा एडवेंचर अभी बाकी था जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। सुबह के 8 बजे हमने बेस कैंप से नीचे लौटना शुरू किया और शाम के 5:30 बजे अंधेरा होने से पहले हम वापस मरतोली गांव में पहुंच गए। जाते हुए जिस रास्ते को पार करने में हमको 3 दिन लग गए थे, वापस में हल्के बैग्स और ढलान होने की वजह से वही रास्ता 1 दिन में पार हो गया। तो इस जर्नी का 8वां दिन कुछ इस तरह मरतोली गाँव में ख़त्म हुआ। एक नई सुबह शुरू हुई और आज इस यात्रा का 9वां दिन था। आज का प्लान मरतोली गांव से बुगड्यार तक पहुंचने का था और बुगड्यार तक का पूरा रास्ता हमको पैदल ही तय करना था। जब हम मरतोली को जा रहे थे तो कुछ दादा लोगों ने बताया था कि यहाँ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी आज से कुछ महीने पहले। सुनने में आया कि एक कैंपर थी जो मिलम की तरफ से आ रही थी, इस साइड का ही मिलम है। यहाँ से वो कैंपर आई ऐसे, यहाँ से वो गाड़ी पलटते हुए नीचे गई और दिक्कत ये हुई कि यहाँ वो गाड़ी रुक नहीं पाई, सीधे नदी में जाके गिरी यहाँ से नीचे, जिसमें सारे लगभग मर चुके थे और जो लोग टाइम पे कूद के बाहर निकल आए उनकी जान बच गई और बाकी सब खत्म यार। जो पहाड़ सामने से बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं, उन पहाड़ों की गहराइयों में अक्सर कुछ ऐसी कहानियाँ दफने रहती हैं जो कम ही सुनने को मिलती हैं। इस यात्रा के अंतिम चरण में घर को लौटते हुए लोगों ने एक ऐसी दुर्घटना के बारे में बताया जिसमें लगभग 9 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज से लगभग 2 महीने पहले एक पिकअप यहाँ से अपना कंट्रोल खोकर लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बचे हुए कुछ टुकड़ों को आज भी देखा जा सकता था। इस इंसिडेंट को सुनने के बाद लगा कि देखा जाए तो इंसान का जीवन कितना अस्थायी है। जिस रास्ते से हम हंसते हुए गुजरते हैं वो रास्ते किन्हीं लोगों का आखिरी सफ़र साबित होते हैं। इन पहाड़ों की खामोशी में कहीं ना कहीं उन चीखों की गूंज अब भी दफने है। सफ़र चाहे जितना भी खूबसूरत हो, हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि कुदरत के बीच चलना एक जिम्मेदारी की तरह है और शायद ये पहाड़ भी हमें हर मोड़ पर यही सिखाते हैं। अपनी आज की मंजिल बुगड्यार की तरफ आगे बढ़ते हुए तेज़ बारिश होनी शुरू हुई तो कुछ देर मापांग के एक ढाबे में रुककर चाय पी और बारिश रुकने का इंतज़ार किया। मापांग में कुछ देर रुकने के बाद नहरदेवी रास्ते में आया, जहां से बुगड्यार की दूरी 3 किलोमीटर थी। नहरदेवी से बुगड्यार को जाते हुए आगे बढ़ते अपने ये कदम एक बार फिर से रुक गए क्योंकि दूर कहीं गोरी नदी में एक और एक्सीडेंट दिखाई दिया। लोगों ने बताया कि रोड के काम के दौरान आज से कुछ समय पहले एक मशीन ऑपरेटर मशीन के साथ नदी में जा गिरा और ऑपरेटर की भी डेथ हो गई। ये पहाड़ ही हैं जो साल भर कई लोगों की मृत्यु का कारण बनते हैं। देखा जाए तो किसी के लिए ये सुकून का रास्ता है तो कुछ लोगों के लिए एक ऐसा बुरा सपना जो उनकी ज़िंदगी के साथ ख़त्म होते हैं। एक नई सुबह हुई और ये अपनी यात्रा का आखिरी दिन था। प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ से हमको अपनी बाइक्स में वापस जाना था, पर ये यात्रा मानो अभी भी अपना इम्तिहान ले रही थी। मरतोली पहुँचने के बाद पता चला कि बुगड्यार के बाद रड़गाड़ी के पास रोड स्लाइड में पूरी जा चुकी है, जिसको खुलने में लगभग 10 दिन लगने वाले हैं। घर तो लौटना ही था तो ऑप्शन बस एक ही था। बाइक्स को हमने बुगड्यार में ITBP की पार्किंग में खड़ा कर दिया और पैदल ही वापस लौटने लगे। जैसे ही स्लाइड के पास पहुँचे तो मैंने देखा बहुत सारे लोग रोड में खड़े थे, जिनमें से कुछ वर्कर्स थे तो कुछ गांव के लोग थे। स्लाइड में रोड तो पूरी गायब हो चुकी थी, पर यहाँ से आगे जाने का जो पैदल रास्ता था वो और भी ज़्यादा भयानक था। एक चट्टान थी जिसमें हल्का सा रास्ता बना हुआ था और उसी रास्ते से हमको पूरा स्लाइड जोन पार करना था।
तो रड़गाड़ी के पास लैंडस्लाइड आ चुका है पूरा, जिस कारण से यहाँ पे कहीं पे रास्ता नहीं था, पूरी रोड गायब हो चुकी है। तो ऊपर से एक कच्चा रास्ता बनाया गांव वालों ने चल चल के, और एक दो जगह पे चट्टान पार करनी है पूरी, तो वहाँ पे थोड़ा रिस्की जोन है। सोचा था ट्रैक ख़त्म हो गया, लेकिन एडवेंचर ख़त्म नहीं हो रही। तो वहाँ रोड ख़राब थी, उधर कहीं से आए, ये यहाँ पे रोड आ गई है, पीछे से आए हैं कहीं से, उधर से ऊपर चढ़ के यहाँ से ऐसे। पिछले कई दिनों से पैदल चलते चलते आज जब गाड़ी की सवारी मिली तो मानो पूरी थकान गायब सी हो गई। अभी कुछ दिनों बाद वापस यहाँ आना था, क्योंकि अपनी आधी जान तो बुगडियार में ही खड़ी थी। जिन 2 बाइक्स के साथ हमने ये यात्रा शुरू की थी, अंत में वो अपने साथ ही नहीं थी। तो उम्मीद है ये सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई है। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी न्यू ट्रैवल सीरीज़ के साथ। हर हर महादेव।